वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस मेंटोर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर क्विज, जिसमें हम ना सिर्फ उस क्विज को बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कह रहा है कि किम्बर्ली चीटल के इस्तीफे के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस है, जो कि प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए काम करती है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी उनकी सुरक्षा, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। तो उनके जो कार्यवाहक प्रमुख थे किम्बर्ली चीटल, उन्होंने क्या उसका इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। और इसके इसके अब कौन सा नियुक्त किया गया है? रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को। अब किसे नियुक्त किया गया है? रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किम्बर्ली चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि गो ग्रीन विद ताइवान पहल का फोकस क्या है? क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोकस ऑफ द 2024 गो ग्रीन विद ताइवान इनिशिएटिव? अभी क्या हो रहा है, हाल ही में हमको पता होगा कि विश्व में सभी लोग एक ग्रीन एनर्जी की तरफ एक ट्रांजिशन, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। उसी के लिए ताइवान ने भी क्या किया है? गो ग्रीन विद ताइवान एक पहल लॉन्च की है। उसमें क्या करेंगे? ताइवान के टिकाऊ हरित उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसका क्या उद्देश्य है? टू इनकरेज करना ताइवान सस्टेनेबल ग्रीन प्रोडक्ट्स। ताइवान जो है आपके ग्रीन प्रोडक्ट्स को इनकरेज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये गो ग्रीन विद ताइवान इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर भारत में रेल संपर्क वाली चौथी राज्य की राजधानी होगी? कौन सी होगी? कह रहा है कि अभी जो पूर्वोत्तर में धीरे धीरे रेल कनेक्टिविटी बढ़ा रही है सरकार, अभी तक आप कौन सी 4 राज्यों की राजधानी रेल से कनेक्टेड हो गई है। चौथी अभी कौन सी हुई है? आइजोल। कौन सी हुई है? आइजोल। अब चारों कौन कौन से हैं? जैसे है, एक है गुवाहाटी है। ठीक है, और कौन सा है? एक है ईटानगर, और एक है अगरतला, और चौथी है आइजोल। कौन कौन सी हैं 4 राज्य की राजधानियां? एक है गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर और आइजोल। ये 4 राज्य की राजधानियां आपसे रेल से कनेक्ट हो गई हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक अध्यक्ष बने हैं जो अभी तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। वो कौन है? अजिंक्य नाइक जी हैं। कौन है? अजिंक्य नाइक जी सबसे युवा अध्यक्ष मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, इजरायली संसद नेसेट ने किस संगठन को प्रारंभिक विधेयक में आतंकवादी समूह के रूप में लेबल करने पर विचार किया है? ठीक है, किसने किया है? संयुक्त यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को। किसको अभी क्या किया है? इजरायली संसद ने इस संगठन को एक आतंकवादी समूह के रूप में लेबल करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, ये क्या है? आपको पता होगा कि यूएन, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो अरब इजराइल वार हुआ था, उसमें जो भी रिफ्यूजीज थे उनकी सहायता के लिए ये यूएनआरडब्ल्यूओ बना था। ठीक है, और इस पे क्या, इसमें सभी जो वर्ल्ड के मेन राज्य हैं, इसमें सभी अपना अपना अनुदान देते हैं। तो उस पे क्या, अभी उसको ऐसा उस पे ब्लेम लगाते हैं। ऐसा ये कहना है इजराइल का कि इसने जो है हमास में, फिलिस्तीन में जो अभी इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद चल रहा है, वॉर जो चल रहा है, उसमें इस संगठन ने इजराइल हमास की, जो फिलिस्तीन हमास है, उसकी सहायता की है। इसलिए उसको एक आतंकवादी समूह के रूप में लेबल करने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, और ये कब बना था? 1949 में। कब बना था?
1949 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल ही में फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसियर डांस एल ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस किसे मिला है? किसे मिला है? क्या कह रहा है कि हाल ही में फ्रांसीसी सम्मान और ऑफिसियर डांस एल ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस किसे मिला है? किसे मिला है? रहाब अलाना को। किसको मिला है? रहाब अलाना को। और ये किसको मिलता है? किसको मिलता है? जिन्होंने जो आर्ट और लिटरेचर में बहुत ही जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको उसके रिकॉग्निशन देने के लिए ये ऑनर दिया जाता है। ठीक है, किस लिए दिया जाता है? जिन्होंने कोई जो आर्ट और लिटरेचर में जो भी किसी का कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन ने ग्लोबल साउथ देशों में नवाचार, उद्यमशीलता और बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या कह रहा है कि अभी अटल इनोवेशन मिशन ने एक ग्लोबल साउथ देशों में नवाचार, उद्यमशीलता और बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ समझौता किया है? किस अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रोग्राम, किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन क्या कह रहा है? ये कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। किसके लिए? प्रमोट करने के लिए, जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए किया गया। तो किसके अंतर्गत? इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग। ठीक है, कौन सी है? नीति आयोग है। ठीक है, और जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होगा कि एक ये इंडेक्स भी जारी करता है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जी जारी करता है, जो भी जारी किया गया था 2023 में। इसमें इंडिया की रैंक थी 40। इंडिया की 40th रैंक थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ठीक है, हमने क्या क्या देखा इसमें? किसके साथ किया है ये? राइट, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ। कौन कौन से? इसमें क्या है? जो क्या बोलते हैं, किस निकाय के साथ किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटल इनोवेशन मिशन ने क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा इसमें अटल इनोवेशन मिशन के बारे में और वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, जो लॉन्च करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है, जिसमें अभी इंडिया की 40th पोजीशन आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 2024-25 में केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने किए गए हैं? 900 करोड़। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए। हमने इस पे पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और कब लॉन्च की गई थी ये? 2017-18 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और क्या करना है? इसका क्या उद्देश्य है? कि प्रमोट करना, स्पोर्ट्स कल्चर को इंडिया में प्रमोट करना। इसी के तहत हमने एक और स्कीम देखी थी, कीर्ति प्रोग्राम। ठीक है, कीर्ति प्रोग्राम, आप पुराना वीडियो देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। कीर्ति प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें क्या था? पूरे इंडिया में टैलेंट को ढूंढना है, टैलेंट की पहचान करनी है और उसको इनकरेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। अभी हाल ही में इसकी जो लिमिट थी, लोन लिमिट, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 20 लाख। कितना कर दिया गया है? 20 लाख। ठीक है, मुद्रा योजना क्या है? 2015 में इसको लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत क्या है? जो छोटे उद्योग हैं, जो नॉन फार्म और नॉन कॉर्पोरेट उद्योग हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराना, जिसके अंदर 3 सीरीज बनाई गई, जिसमें एक थी शिशु, किशोर
और निपुण, सॉरी तरुण, शिशु, किशोर और तरुण। इसमें शिशु में कितने था, 50,000 तक का लोन था, 50,000 तक का लोन था। इसमें 5 लाख तक का, 50,000 से 5 लाख, और इसमें कितना था तरुण में, 5 लाख तक, सॉरी 10 लाख तक का लोन। इसमें कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, इसमें कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। ठीक है, अब इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 20 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम को किस बॉलीवुड सुपरस्टार को कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है अभी पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में, किसको सम्मानित किया गया है, शाहरुख खान जी को। ये पहले बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं। जो भी पहली चीज इसको जरूर याद रखना है कि फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं, फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये जो ग्रेविन म्यूजियम है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये किस लिए फेमस है, वैक्स स्टेचूज के लिए। मोम की स्टेचू सबकी बनी होती है, आप जितने भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनकी वैक्स स्टेचू के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा कह रहा आज मैप ऑफ द डे भारत में क्या क्या कह रहा है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पंच मतलब 5 और मणि मतलब केव, मणि मतलब केव। ठीक है, क्या है, इसको किस ऐसा कहा जाता है कि इसको पांडवों ने बनवाया था। किसको ने बनवाया था, पांडवों ने, ऐसा माना जाता है कि इसको जो पंचमढ़ी जो केव है इसको पांडवों ने बनाया था। ठीक है, इसके बारे में क्या कहता है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। क्या कह रहा है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में है। और यह 1999 में स्थापित किया गया था और यह 4,926 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। कितने क्षेत्र कवर करता है, 4,926 वर्ग किलोमीटर को। इसको कब स्थापित किया गया था, 1999 में। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे देखते हैं कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। क्या कह रहा है कि बहुत ही इसका जो रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए भी ये जाना जाता है। और यहाँ पे बैगा, गोंड और करकोरकू जनजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी जनजातियां हैं, कौन से आदिवासी जो समुदाय हैं, बैगा, गोंड और करकोरकू। ये भी याद रखना है इसमें कौन कौन सी यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं। ये जंगल रिजर्व के निचले क्षेत्रों को कवर करते हैं और इनकी विशेषता सागौन साल और बांस जैसे पेड़ हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, सागौन, साल और बेंस। ठीक है, बांस। क्या कहता है, वन तल घास, झाड़ियों और चढ़ने वाले पौधों के समृद्ध कालीन से भी ढका हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है विच कवर्ड विद द रिच कारपेट ऑफ ग्रासेस, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे है, इसे देखोगे कि इसमें से सही से दिख नहीं रहा है। सेंट लॉरेंस, आगे देखते हैं इसमें। यह सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, ओंटारियो झील को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। ओंटारियो, थोड़ा सा काफी धुंधला आ रहा है, कोई नहीं, इसको कल हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे नया मैप लाके।
क्या कह रहा है, लॉरेंस नदी ओंटारियो झील को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ता है जो अटलांटिक महासागर तक जाती है। किसको किसको जोड़ता है, नदी ओंटारियो झील को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ता है जो कि अटलांटिक महासागर तक जाती है। क्या कहता है, यह ग्रेट लेक्स बेसिन का प्राथमिक जल निकासी बहिर्वाह भी बनाती है। क्या कह रहा है, इट आल्सो फॉर्म्स द प्राइमरी ड्रेनेज आउटफ्लो ऑफ द ग्रेट लेक्स बेसिन। ठीक है, क्या कह रहा है, ये ओंटारियो कनाडा और यूएस राज्य न्यूयॉर्क के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक हिस्सा है। ये कह रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ओंटारियो। क्या कह रहा है कि ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका भी एक हिस्सा किसके किसके बीच में, ओंटारियो कनाडा एंड यूएस स्टेट। ठीक है, इसके बीच में भी एक बाउंड्री का सीमा का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं कि दिस रिवर, यह नदी भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में है, मतलब यहाँ पे भूकंप भी आते रहते हैं। और क्या कह रहा है कि मिनेसोटा में मेसाबी रेंज में नॉर्थ रिवर का स्रोत सेंट लॉरेंस नदी का स्रोत माना जाता है। कौन सा इसका सोर्स है, द सोर्स ऑफ नॉर्थ रिवर इन द मेसाबी रेंज इन मिनेसोटा इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ द सेंट लॉरेंस रिवर। कह रहा जो इसका सोर्स है नॉर्थ रिवर का, किसमें, मेसाबी रेंज में। ठीक है, मिनेसोटा में वही सोर्स इसका भी सेंट लॉरेंस रिवर का भी माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024 में भारतीय रेल के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पंजीकृत व्यय की घोषणा की गई है। कितने घोषणा की गई है, 2,62,200 करोड़ रुपए की। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि 20 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था, जॉन मिथाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मिथाई। इन्होंने ही पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, आपको ये पता होगा कि 2017 में दो बजट, जो एक गवर्नमेंट और रेलवे बजट अलग आता था पहले, दोनों बजट को आपको पता होगा, पहले जो है रेलवे बजट अलग आता था, इन दोनों का मर्जर कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय आयकर दिवस पृष्ठभूमि और देश में इसकी प्रयोज्यता, उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि भारत में पहला राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया था। क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम टैक्स डे, बैकग्राउंड एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन कंट्री। इसी कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, इन द कंटेक्स्ट टू द सेम टेल अस व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। कब ऑब्जर्व किया गया था, 24 जुलाई 2010 को। कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को। ठीक है, नेशनल इनकम डे मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे मनाया तो कब मनाया गया था, पहली बार 2010 में मनाया गया था। ठीक है, अभी हमने पहले भी क्वेश्चन देखा कि रोनाल्ड एल रोवेज जूनियर को यूएस सीक्रेट सर्विस का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, और कह रहा उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएस सीक्रेट सर्विस का मुख्य कार्य है। जिससे मैंने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि अभी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, तो उसका क्या कह रहा है कि जो यूएस सीक्रेट सर्विस का मुख्य कार्य क्या है, हमने पहले भी देखा क्या कार्य था, राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान कर, राष्ट्रपति की सुरक्षा उनका मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि कौन सा क्षय रोग टीबी का प्राथमिक लक्षण है, कौन सा है, परसिस्टेंट कफ। इसका प्राइमरी सिम्टम्स है ट्यूबरकुलोसिस का। टीबी का जो प्राइमरी सिम्टम्स उसका क्या है, परसिस्टेंट कफ। इसका एक प्राइमरी सिम्टम्स है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक क्या है, इसको क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये।
और क्या कह रहा है, ये बॉडी के किसी भी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, सब किसी भी पार्ट को, ये बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और क्या है, ये एक एयरबॉर्न डिसीज है, मतलब ये हवा के माध्यम से भी फैल सकती है, जो हवा में जो छोटे छोटे कण खांसने छींकने से भी ये फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सैन्य अभ्यास के बीच ताइवान टाइफून गेमी के लिए तैयार है। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि टाइफून की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, सफिर सिम्पसन स्केल का। जो टाइफून आते हैं, टाइफून क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसको जैसे नाम दिया जाता है टाइफून कहाँ पे, जो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, जो इसको क्या बोला जाता है, टाइफून, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में इसको टाइफून बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है हरिकेन कहाँ बोला था, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक में। इसको जब हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, जब साइक्लोन चैप्टर, तो उसमें से नामकरण कैसे होता है या अच्छे से हम लोग डेप्थ में इसको देखेंगे। और इसका क्या कह रहा है कि जो कौन सा विच स्केल है जो मेजर करती है इंटेंसिटी ऑफ टाइफून की इंटेंसिटी को, कौन मेजर करती है, सफिर सिम्पसन स्केल। ये स्केल कितनी होती है, 1 to 5 तक, ये है मिनिमम। 1 पे अगर आ रहा है तो मिनिमम, 5 क्या है, वर्स्ट। अभी इस स्केल को बढ़ाने की भी बात की जा रही है कि 6 तक बढ़ाया जाए इसको, ठीक है, इसके इंटेंसिटी के आधार पर, ठीक है। हमने देखा, ये आगे बढ़ते हैं। छठा क्या कह रहा है, हाल ही में केरल के एक 14 वर्षीय लड़के की निपाह वायरस के लिए, निपाह वायरस क्या कह रहा है, रिसेंटली 14-year-old बॉय फ्रॉम केरला डायड, मर गया। आफ्टर किसकी वजह से मर गया है, कि आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द निपाह वायरस, उसको हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई, किससे, निपाह वायरस से। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निपाह वायरस। क्या कह रहा है कि आप देखते हैं स्टेटमेंट्स, कि निपाह वायरस इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड बैट्स और पिग्स। आपको पता होगा कि निपाह वायरस जो संक्रमित चमगादड़ या सुअरों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये एक जूनोटिक डिसीज है। जो निपाह वायरस है, जूनोटिक मतलब ये जानवर से फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग ये फैलती है, ठीक है। जूनोटिक डिसीज का मतलब है क्या, जानवरों से मनुष्यों में भी हो सकती है डिसीज। और क्या कहें इसके कारण, मेन क्या, संक्रमित चमगादड़ या सुअरों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निपाह वायरस क्या कह रहा है, निपाह वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इलनेस एंड कैन लीड टू इंसेफेलाइटिस। इसके नॉर्मल क्या है, जैसे इसमें फीवर, जो नॉर्मल सिम्टम्स है, फीवर हेडेक है, और रेस्पिरेटरी इलनेस भी है, जो इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग करा देती है, ये ब्रेन स्वेलिंग करा देती है, जिससे क्या होता है, जो पेशेंट है वो कोमा में चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। निपाह वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इलनेस एंड कैन लीड टू एंसेफेलाइटिस। तो पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही, तीसरा क्या कह रहा है, देयर इज ए स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल फॉर द निपाह वायरस, ठीक है। इस क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कि निपाह वायरस के लिए एक विशिष्ट टीका उपलब्ध है। अगर विशिष्ट टीका होता तो शायद इस बच्चे की जान नहीं गई होती। तो ये कॉमन सेंस भी हम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक इसकी कोई भी वेल रिकॉग्नाइज्ड कोई भी वैक्सीन ग्लोबल लेवल पे नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, और कौन सा ऑप्शन बच गया, एक और दो। तीसरा अगर एलिमिनेट भी कर दोगे तो 3 एलिमिनेट हो गए, चौथा बच गया, एक और दो। क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जारी की, ठीक है। और क्या कह रहा है, जारी की सीबीआईसी के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। सही कह रहा है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीबीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और सीमा शुल्क अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। ठीक है, क्या करता है? एक वैधानिक बॉडी है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, और सीमा शुल्क जो अधिनियम के कार्यान्वयन की भी देखरेख करता है ये। क्या कह रहा है? सीबीआईसी की स्थापना 2016 में तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिस्थापन के रूप में, क्या कह रहा है कि सीबीआईसी वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ईस्ट वाइल सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स इन 2016 नहीं, 2016 में नहीं, बल्कि 2018 में। कब स्टेब्लिश किया गया था सीबीआईसी को? कब स्टेब्लिश किया? 2018 में। किसको रिप्लेस करके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को रिप्लेस करके क्या बनाया गया था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को 2018 में बनाया गया। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि द सीबीआईसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इन इंडिया। सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। जब हमारा दूसरा ऑप्शन गलत होगा तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर दूसरा सी गलत हो गया, ठीक है, और बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ऑप्शन कौन सही हो गया? ए। क्या कह रहा है? 1 और 3, 1 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में रिसेंटली द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द यूएनएससी हाईलाइट सिग्निफिकेंट कंसर्न्स रिगार्डिंग अफगानिस्तान एक्सटेंसिव ओपियम स्टॉक पाइल्स। क्या कह रहा है कि हाल ही में यूएनएससी की नवीनतम रिपोर्ट में अफगानिस्तान के व्यापक अफीम भंडार के बारे में महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर किया गया है। भारत में अफीम उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अफीम उत्पादन के संबंध में कुछ कथन दिए गए। क्या कह रहा है? भारत पड़ोसी देशों को अवैध दवा उत्पादन करने के लिए अफीम का एक प्रमुख निर्यातक है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि भारत में अफीम उत्पादन को नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या? राजस्थान राज्य भारत में कानूनी अफीम की खेती के लिए प्राथमिक क्षेत्र है। हम देखते हैं कि सबसे जो प्रमुख, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपीएम का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है? भारत पड़ोसी देशों में अवैध दवा उत्पादन के अफीम का प्रमुख निर्यातक है, ये हो गया, गलत हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है? भारत में अफीम उत्पादन का नारकोटिक ड्रग्स एवं, बिल्कुल सही कह रहा है कि जो भारत में जो अफीम का उत्पादन को, जो ये एक्ट है नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत विनियमित किया जाता है। और तीसरा क्या कह, राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य भारत में कानूनी अफीम की खेती के लिए प्राथमिक क्षेत्र है। कहाँ पे कानूनी रूप से खेती होती है? एक तो है राजस्थान और एक है यूपी है। ठीक है, और एक कौन सा है? एक कौन सा है? एमपी। ये 3 राज्य में क्या कह रहा है कि द स्टेट ऑफ राजस्थान इज द प्राइमरी रीजन फॉर लीगल ओपियम कल्टीवेशन। लीगल ओपियम कल्टीवेशन कौन कौन से राज्य में होता है? 3 राज्य में होता है, राजस्थान, यूपी और एमपी में। 3 राज्यों में लीगल ओपियम प्रोडक्शन होता है, ओपियम कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो ये तीसरा सही हो गया, दूसरा सही हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है तो एक कैंसिल हो गया। ठीक है, बी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो, कौन सा बचा? 2 और 3। इससे से रिलेटेड एक और टर्म है, तो देख लेते हैं हम लोग। बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें जो लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। ठीक है, और एक और इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन क्रिसेंट का। ये 2 चीजें याद रखनी है आप लोगों को, कई बार न्यूज में आ जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? ठीक है, इसमें एक है अफगानिस्तान, ईरान और, ठीक है, जिसमें अब देखिए एक तो होगा गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। और दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इन्हीं दोनों के बीच में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इन्हीं दोनों के बीच हमारा जो इंडिया सैंडविच है, जिसके कारण कई बार इलीगल ट्रेड और
ओपियम, ये सब चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। जैसे आपको पता होगा गोल्डन क्रिसेंट के कारण जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, और जैसे पंजाब, ठीक है, इन सब में ड्रग्स और इन सब चीजों की इलीगल जो है इलीगली तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जैसे आप लोगों को पता है कि इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है और जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।